अब आगे का चैप्टर सुनिए। तेरी ईजा बहुत बीमार है। अंतिम बार मुंह देखने के लिए तुझे बुलाया है। अदालत के काम से चंपावत जाता हुआ एक घोड़िया एक दिन कह गया गोमती से, इतनी बड़ी दुनिया में एक ही ठौर थी जहाँ वो रात के अंधेरे दिन के उजाले में नहीं धड़क जा सकती थी। पिता नाम का जीव कैसा होता है उसे तो पता ही नहीं था। पिता का प्यार ही नहीं पहचाना था उसने कभी। पतियों से ऐसा सुख मिला। अब केवल माँ ही थी अकेली, जिसकी गोदी में इतनी बड़ी होने के बावजूद आज भी सिर लुकाकर रो लेती थी, मन की व्यथा जिससे कह लेती थी। स्वयं भूखी रहकर भी तीज त्योहारों में बेटी को कभी बिराती नहीं थी, कुछ न कुछ अवश्य भेज देती थी। सबके मैके से कितनी कितनी चीजें आती होंगी, चैत की रोटी, असौच, कार्तिक के लाडू, चूड़े, पर वो कहाँ से लाती ये सब। खाने की ही लंक लग गई थी उसके लिए। फिर भी इधर उधर से गुसाई बामन जमींदारों से मांग मूंग करके जो भी मिल जाता उसी को सहेज कर भेजना नहीं भूलती थी। वह भी छूट गया तो फिर क्या रह जाएगा। दुख अबेले की कुघड़ी में किसके द्वार खटखटाएगी वो। गाय बैलों का गोट साफ करने के बाद बकरियों का बाड़ा झाड़ती वह जाने क्या क्या सोचती रही। इन कुछ ही दिनों में उसने कितना कुछ नहीं सोच डाला था। खुशहाल अभी भी बाहर गांव से लौटा था, कंधे पर ऊनी पंखी का सबका डाले, घास की छानी में छाया में बैठा हुआ सुस्ता रहा था। घर जाकर गोमती उसके लिए ठंडा पानी लाई और साथ ही हुक्के में भरकर तम्बाकू भी ले आई। चिलम गुड़गुड़ाता वो गोमती की ओर ही देखता रहा। गोरी गोरी कलाइयों में गोबर लगा है, आंगड़ी पिछोड़ी के चाल भी मैले हैं, पाँव पीले गीले गोबर से ऊपर तक सने हुए हैं, इसलिए घाघरी ऊंची बांध रखी है। ठोस चिकनी पिंडलियों पर कहीं कहीं मैल के बदरंग छींटे। छानी का खंभा पकड़े गोमती सूखे पैल का तिनका दांतों में से कुरतती हुई बोली, मेरे मैके से जवाब आया है। ईजा सख्त बीमार है। फिर माँ कुनुआ की तरह उसे भी मान लो कि वो भी मर गई मेरे लिए। तुमने ही तो कहा था या मुंह देखा हूं मरते समय। गोमती के गले में शब्द भंवर खाकर अटक गए। खुशहाल का सारा शरीर झंझनाने लगा। निर्निमेष वह ताकता रहा गोमती की ओर, गोमती की गतराई देह की ओर, जिसके छलकती यौवन की मादक गंध फूट रही थी। उसकी नशीली नीली मत भरी आंखों के नीचे अजीब सी रेखाएं खिंच गई थी। गोमती, तूने गलत समझा मुझे। मेरी क्या औकात तुमको गलत समझने की। उसी स्वर में गोमती बोली, इतनी बड़ी सजा तुमने मुझे दी, इससे अधिक और क्या कर सकते हो। अब खुद पीटने के बाद भी पेट नहीं अघाए तो सौतों से पिटवाए। मैं चाहती तो किसी के भी घर बैठकर कुछ भी हासिल कर सकती थी, पर मैंने ऐसा कभी चाहा ही नहीं। टूटी फूटी एक छोटी सी दुनिया है मेरी, उसी में भी लोग जीने नहीं देते, कुतिया की तरह दूर दूर करते रहते हैं। गोमती की असहाय आंखों से आंसू उमड़ आए। खुशहाल ने उठकर उसे बाहों में बांध लिया। गोमती, तूने गलत समझा। मैं तो केवल यही चाहता था कि अब औरों के बारे में मत सोच, इसलिए मैंने माँ अपने बेटे के बारे में न सोचे। क्या मैं सांपिन हूँ? अपनी कोकजाई संतान को भूल सकती हूँ? सड़क की औरत समझते हो, जिसे 20-20 ही रुपए में घड़ी भरकर तुमने अपने घर बैठा लिया। आवेश में गोमती के नथुने फड़कने लगे। गोमती का ये रूप कभी नहीं देखा था खुशहाल ने, इसलिए और अधिक चकित था। उसका तमतमाया चेहरा कितना सुंदर लग रहा था। उस रात खुशहाल उसे खींचकर फिर अपने कमरे में ले गया, पर वो पत्थर की तरह निष्प्राण पड़ी रही। शरीर में कहीं कोई हरकत नहीं। मेरा मन ही उचट गया है, अब मुझे छोड़ दो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पर यूं ही कैसे छोड़ सकता था खुशहाल। उसका वस्त्र विहीन देह को देर तक सहलाता रहा। इस भुवन मोहिनी के बिना वो जी कैसे सकता है, उसने कभी कल्पना भी नहीं कर रखी है। तेरी ईजा बीमार है तो सोच करा, हाँ लधौन मत जाना। कल ही लौट आना हर हालत में। वैसे ही पड़ी रही गोमती। तेरे लिए और कपड़े बनवा दूंगा, गहने भी बांट दूंगा। गोमती ने कोई उत्तर नहीं दिया। दिन निकलने से पहले ही सुबह सुबह वो चल पड़ी बीमार माँ को देखने के लिए। वैसी ही थी माँ, न जी रही थी न मरकरी मुक्त होने के आसार झलक रहे थे। प्याल के बिछौने पर हड्डियों की ठठरी पड़ी थी, जिस पर केवल चमड़ा था। गोमती की बूढ़ी मामी भी आज आई थी भोरा गांव से टहल टुकड़ी के लिए। बाहर आंगन में लोहा पीटने की आवाज आ रही थी। आग के चारों ओर घेरा बनाए लोग बातें कर रहे थे। पिरमा हौलाद से जल्दी ही छूट जाएगा। कचहरी के मामले चला गया है। कचहरी में जब कोई गलती नहीं की तो उसने सजा क्यों लेगी उसको? सजा का गलती से क्या संबंध? संबंध हो या ना हो, देख लेना जल्दी नहीं लौटा तो। बहस चली रही थी, पर गोमती की दृष्टि सूरज के सरकने की गति पर लगी थी। आज ही नरसिंह डांडा लौट आने के लिए कह आई थी। रात तक न पहुंची तो फिर तूफान मचाएंगे सब मिलकर। इजा मैं रात को फिर आऊंगी, कहकर वह चल पड़ी अकेली। गोमती का मन आज बहुत उदास था। नरसिंह डांडा की तरफ पांव ही नहीं बढ़ पा रहे थे। पिपलाटी की धार से लधौन गांव साफ दिख रहा था।
डूबते सूरज की अंतिम किरणें चीड़ वनों की चोटियों पर उजक उजक के झांक रही थी। कुन्नू उस बंजर धार में कहीं बकरी चरा रहा होगा, उसके मन में आ रहा था। कुन्नू को कलिया रोज धमकाता होगा, फिर वह कुत्ते की पोथी के जैसे कान पकड़ पकड़ के घसीटता होगा। शरीर पर अब चिथड़ी भी शेष नहीं होंगे। इस सर्दी में भागा नंगा ठिठुरता होगा। बाप के झेल जाने के बाद कौन देखता होगा उसको। इतना संताप, इतनी बड़ी सजा। माथा पकड़कर गोमती पगडंडी के किनारे बैठ गई। उसके दिमाग में कुन्नू और पिरमा ही घूम रहे। अंधेरा फिर घिर आया तो उसने लड़खड़ाते पांव उसके नरसिंह डांडा की तरफ नहीं बल्कि कहीं और ही बढ़ रहे थे, किसी दूसरी दिशा में। अब आगे 3-4 दिन तक गोमती नहीं लौटी तो सहज ही आश्चर्य हुआ। गोमती के मैके आदमी भेजा तो पता चला वो तो उसी दिन लौट गई थी। सांस से पहले ही लधौन भी नहीं पूछी। तो फिर खुशहाल हाथ मलता हुआ क्रोध से उबल रहा था। उसे लग रहा था कि अगर घर में उसे यूं प्रताड़ित नहीं किया जाता तो संभवतः कहीं भागती नहीं। इसका दोष वो अपनी दोनों पत्नियों के माथे मढ़ा था, जिन्होंने उसके तन पर से गहने पत्ते ही नहीं उतारे बल्कि भकार सिंदूर की ताली कुंजी भी जबरदस्ती हटिया ली। आंख की तिनकी की तरह बाहर निकालकर उसके दालान में डाल दिया। कलिका और तेजराम हंस रहे थे। जब भी उसकी बात होती तो जिक्र छिड़ता, उसी को संबोधित करते, हला हम तो पहले कहते थे रात भागे चलन की भले चलन की नहीं है, सुना है नरसिंह डांडा से भी भाग गई। अब खुशिया कपाल पीट रहा होगा, कहीं भी टिकती नहीं है। उसके मुख मानस का मांस लग गया है, पता नहीं अभी कितनों को खाती है। खीमुका की वृद्ध पत्नी नन्हे कुन्नू को कभी अपने घर बुलाकर बासी रोटी का ग्रास दे देती तो कभी अपने बच्चों को उतारा फटा पुराना उसके नंगे तन पर डाल देती। सबसे खोटे कर्म लेके यही अभागा जन्मा बिन कपाल का। माँ बाप के होते हुए भी मोला हो गया, निपट अनाथ। इसकी व्यथा कौन समझेगा। उस ममता मई का हृदय भरा था। कुन्नुआ, जब भूख लगती है ना बेटा तो छिपके इधर आ जाया करी। जो मेरे लिए जैसा मेरा पतिया है वैसा ही तू है। किसी का कहना था कि इस बार माल भावर चली गई है। रुदिया ने पान सिंह की ठेले में बैठे देखा था। कोई ड्राइवर भगा ले गया होगा लारी में लाद कर। मर भी सकती है। दुख से निस्तार पाने के लिए कुछ लोगों का ये भी अनुमान था। कुछ महीने भिंगवाड़ा तल्ली रॉकी और अपनी माँ की तरफ के कुछ रिश्तेदारों के यहाँ भटक कर गोमती जाड़ा में उन्हीं के परिवार के साथ तराई भावर की तरफ चली गई थी। वहीं किसी का धान कुटेगी, किसी की झोपड़ियों के लिए बांस काट लेगी, किसी के मकान के लिए ईंट गारा ढोएगी, किसी के फार्म में घास काटेगी। 2 रोटियों का मिजान तो हो ही जाएगा। पर गोमती के सामने अब मात्र 2 रोटियों का प्रश्न नहीं था। किसी भी तरह बूंद बूंद पैसा सहेज कर खुशहाल की घड़ी की रकम चुकानी थी ताकि फिर लधौन जा सके। छोटे से छौने और रुग्ण पति की याद रह रह के आती तो वो बेवहल हो उठती। कर्म में मरना ही लिखा है तो तीनों जने साथ मरेंगे, एक साथ मरेंगे। 2 खुटिया जानवरों की माद में उन्हें छोड़कर आना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं था उसे। 2 खुटिया जानवर यानी कि इंसान। बहुत सी गरीब औरतें अपने परिवार के साथ तराई भावर में इसी तरह मेहनत मजदूरी करके एक घास भात का बंदोबस्त करती थी। वो भी उन्हीं के झुंड में शामिल हो गई। कुछ दिन सेना पानी दुगाड़ी की गोठों में भटकी, फिर कुछ रिश्तेदारों के साथ खटी में रही। तराई के जंगल काट काट कर नए फार्म बनाए जा रहे थे। जंगलों के साफ सफाई अभियान के लिए कम पैसों पर काम करने वाले मजदूरों की जरूरत थी। गोमती भी सबके साथ मिलकर दिन रात कटे पेड़ों की जड़ें निकालती, गड्ढों पर मिट्टी डालकर समतल करती ताकि ट्रैक्टर चलाने में असुविधा न हो। कसी कुदाली चलाते चलाते हाथों में छाले पड़ गए थे, आंखों के नीचे काली काली झाइयाँ। पर गोमती ने न दिन देखा न रात, पागलों की तरह निरंतर काम पर जुटी रही। 2-3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उसके पास अब केवल केवल 4 बीसी रुपये जुड़ पाए थे और उसे जरूरत थी 20 बीसी। 20 बीसी तक पहुंच पाना उसके लिए पंचा चूली की चोटी लांघने के समान दुष्कर हो रहा था। बड़ी परेशान थी, बहुत दुखी, बड़ी मेहनताऊ है जे मजदूरन। लाला तिरपन लाल अपना पोला मुंह फुलाते हुए कहते, जे का गजब का काम करत है। बड़े बड़े पेड़न को खटाखट कुल्हाड़ी चलाए के ढेर करी देते। तिरपन लाल की खटी माँ मंडी में आटे की चक्की थी जिसे लड़के संभालते थे। जंगल में इमारती लकड़ी काटने का ठेका भी कभी कभी ले लेते थे। इनके साथ साथ उन्होंने शहर से दूर बनबसा के पास एक बहुत बड़ा फार्म बनाया था, अभी जिसके कुछ हिस्से में गत वर्ष ईख की खेती हो रही थी। अब शेष भाग साफ करके धान बोने गए रहता था। बिजली का पंप लग गया था।
फार्म के दक्षिण वाले सिरे पर छोटा सा छप्पर डाल दिया था मजदूरों के रहने के लिए। इससे जुड़े और भी फार्म थे कई लोगों के, जिनमें साल में 2-2 फसलें लहलाती थी। तिरपन लाल की आकांक्षा थी कि पड़ोसियों की तरह उसके फार्म में भी हरियाली का हरा रंग और गहरा उभरे। लक्ष्मी अब व्यापार में नहीं, फार्म में बरसेगी। व्यापार मतलब व्यापार। उसका अनुमान ये था। अतः फार्म निर्माण का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया था। गोमती के काम से खुश होकर लाला तिरपन लाल ने उसकी मजदूरी मर्दों के बराबर कर दी। उस पर भी कभी संतोष न होता तो चुपके से एक आध नोट उसकी ओर सरका देते। उसकी मजदूरी के रुपयों के साथ साथ और फिर बिना बात अपने आप खें खें हंसने लगते। गिनना तो आता न था गोमती को, अतः जितना कुछ प्राप्त होता पाई पाई समेट कर मैले कपड़े की गांठी में सहेजती चली जाती। कई बार काम के बहाने चुपके से गोमती को पास बुलाकर लाला फार्म में ही उसे हमेशा के लिए रखने का प्रलोभन दे चुके थे, पर गोमती ने फनक कर मना कर दिया। लाला, हम गरीब जरूर हैं, पर ऐसे वैसे नहीं है। हो। लाला अपने घुटे सिर पर हाथ धरकर बोला मुंह फुलाते हुए, अपन गलत बात थोड़ी बोल रहे हैं। फार्म में काम वाम करना बुरा है का? गोमती उठकर चली जाती। ज्यों ज्यों गर्मी बढ़ती चली गई, पहाड़ से आए मजदूर फिर पहाड़ की ओर मुंह किए लौटने लगे। घास फूस से बनी सभी अस्थायी बस्तियां, जिन्हें गोठ कहते थे, धीरे धीरे वीरान होने लगी। शिवरात्रि के व्रत के बाद तो जंगलों में इमारती लकड़ी चीरने वाले चिरान भी कंधों पर आले लटकाए गुड़भेली, कपड़ा लत्ता, चना चावल खरीद कर बसों में लद लद कर भागने लगे। जाड़ों में जो काफिले तराई की ओर आने को आतुर थे, उन्हें पहाड़ों में भागने की उतावली थी। लाला तिरपन लाल ने मजदूरों का हिसाब कर दिया था। रुपये चुकाते चुकाते भी कहना न भूले, सुनती है तू, बेनीराम बतलाता था कि घर में कोई और नहीं है तेरा, यही काम धाम क्यों नहीं करती? जब तलक तिरपन लाल है, मौज करेगी मौज। गोमती ने आंखें तरेर कर देखा। मेरे घर परिवार में सब है लाला, सब। उनके लिए ही हिया हाड़ तोड़ती रही हूँ। बिन नाम तो ऐसे ही कहता है, तेरे को खुश करने के लिए। बेनीराम, मैं ऐसी वैसी नहीं, मेरे को गलत समझ रहा है। अपने मोटे मोटे भद्दे होंठ चबाते हुए लाला फिर हंसे। अपन ने तेरे को क्या बोला बता? काम करने से कोई काम गलत हो जाता है? सोन सोर परिवार की तरफ से किसी अवकाश प्राप्त सोर पिथौरागढ़ की तरफ से किसी अवकाश प्राप्त वृद्ध सैनिक का गरीब परिवार गत वर्ष गर्मियों में लाला के फार्म में रहा था। प्रतिमास राशन पानी के अलावा कुछ रुपए भी उसे दे दिया करते थे लाला। औरत मर्द बच्चे बरखा घाम में दिन रात फार्म में जुटे रहते। इस वर्ष उनके बनबसा से चले जाने से लाला परेशान थे। उनकी मेड़ के पास एक और फार्म था, किन्हीं सरदार जी का। उनके चौकीदार के भरोसे रहना कठिन था। बरसात में जंगली हाथियों के द्वारा फसल रौंदे जाने का खतरा भी निरंतर बना रहता। आदमियों की कमी हो ऐसी बात न थी, पर लाला पैसों के मामले में अत्यधिक निपुण थे। ढेला खरचते हुए प्राण निकल जाते थे। इन गर्मियों के लिए एक बुढ़िया लाला ने तैयार कर ली थी, पहाड़ में जिसका कोई भी नाते वाला शेष नहीं था। अतः जब तक घट में प्राण है, उसने अपनी घड़ी यहीं काटने का निश्चय कर लिया था। परंतु उसे कुछ दिखता नहीं था रद्दौदी के कारण। अपना हिसाब किताब लेकर परिवार के साथ लोग चोरगलिया के रास्ते पहाड़ जाने की तैयारी करने लगे। गोमती भी पोटली बांधकर चलने लगी। चोरगलिया में रात बिताकर प्रातः तड़के पहाड़ की पहली चढ़ाई पार करनी थी। लोग खुश थे कि 2-3 महीने घाम तापने भात खाने के अलावा तेल तंबाकू का बंदोबस्त भी हो गया है। बाल बच्चों के लिए कपड़े लत्ते का भी इंतजाम हो गया। आसमान में तारे बिछे थे, हवा में उतनी गर्मी नहीं थी अब। पीपल के पेड़ के नीचे डेरा लगा रखा था। पास ही दूसरे पेड़ों के नीचे खूंटियां गाड़कर घोड़े गाय बैल बकरियां बांध रखी थी। 2 पत्थरों के ऊपर पतीली धरकर कहीं दाल बुदबुदा रही थी तो कहीं भात पक रहा था। अपने हिस्से के दाल चावल गोमती ने किसी को पकाने के लिए दे दिए थे, पर उसने खाना खाया नहीं था। खाना खाया भी नहीं गया। सर दर्द का बहाना बनाकर वो सो गई। भोजन पानी के पश्चात दिन भर के थके लोग धीरे धीरे बिछौनों पर गिर पड़े। पास की जलती आग बुझ गई, पर गोमती की आंखें खुली की खुली थी। इतनी मेहनत मजदूरी के बाद केवल कुछ ही रुपए जुगाड़ पाए थे अब तक। पहाड़ पहुंचते ही खुशहाल को पता तो लग ही जाएगा। 2-4 आदमी लेकर साथ घसीट कर फिर ले जाएगा और फिर वही नरक। फिर माहौलात के चक्कर लगाता रहेगा। कुनवा दूसरों की भेड़ बकरी चराएगा और वो दूसरों के जूठन पर हमेशा पलती रहेगी। गिद्दी की तरह लोग उसको नोचते रहेंगे। हे परमेश्वर, वह करा उठी। आगे चलने के लिए सुबह मुँह अंधेरे ही सब तैयार होने लगे। गाय डंगर रात के चौथे पहर
से पहले ही रवाना हो गए थे। असबाब बांधकर, हाथ मुंह धोकर, बैलों घोड़ों पर सामान लादकर सब चलने लगे। पशुओं के गले में घंटियां खनखनाने लगी। पहाड़ी कच्चे दुर्गम रास्तों में ढेर सारी धूल उड़ने लगी। सुबह सुबह ठंडे में जितना रास्ता तय हो जाए अच्छा है। धूप लगने पर पहाड़ियां पार करना कठिन हो जाता है। सबकी देखा देखी गोमती ने भी अपनी गठरी बांधी, लेकिन पाँव नहीं उठ पा रहे थे। सबसे पीछे पीछे चल रही थी अकेली। पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में जंगली खूनी हाथी का आतंक छाया हुआ था, इसलिए भीड़ की शक्ल में सब साथ साथ बढ़ रहे थे, घंटियां थालियां बजाते हुए। जरूरत पड़ने पर आग जलाने की भी व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी। दोपहर को अगले पड़ाव पर भोजन के लिए सब रुके तो लोगों ने देखा कि गोमती लापता है। क्योंकि उसके पैसों का प्रबंध नहीं हुआ है, इसलिए उसके मन में अब एक नया विचार आया है। तो आगे की कहानी के लिए साथियों पहले इस अध्याय को पढ़िए। इसके आगे आगे की कहानी भेजूंगी और कृपया अपने कमेंट्स मुझे अवश्य भेजें। धन्यवाद कहानी सुनने के लिए। नमस्कार।